ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। केओस डिवाउरर सिस्टम, अध्याय 231, मुसीबत दस्तक दे रही है। मैं कैसे भूल सकता हूँ। ज़ेरास ने पीछे मुड़कर आखिरी ज़ुग्रोफ के बेहोश शरीर को देखा। ये बैंगनी सींग वाली एक महिला का था और वह उसे अंधेरे पोर्टल की ओर मुड़ने से पहले ऊपर ले गया। उसने पहले ही एक साथी इंसान के लिए वह सब कुछ कर दिया जो वह कर सकता था। उसके जैसे साथी इंसान के लिए किसी और जाति का गुलाम बनना उसे बहुत घृणा से भर देता था, लेकिन उसने पहले ही उसे इसके विपरीत समझाने की पूरी कोशिश की थी। जहां तक ये सब कैसे होगा, तो अब उसे उसका कोई लेना देना नहीं था। ज़ेरास ने जोर से सांस छोड़ते हुए पीछे मुड़कर उस विशाल क्षेत्र को देखा जिसे वह पीछे छोड़कर जा रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह यहाँ आने के बाद से बहुत अधिक मजबूत हो गया था और लक्ष्यों के करीब भी पहुंच गया था। खंडहर अभियान इसके लायक था। जैसे ही ज़ेरास ने इसमें कदम रखा, अव्यवस्थित पोर्टल बेतरतीब ढंग से घूमने लगा। उसका शरीर तुरंत गायब हो गया। तेज धक्का, तुरंत वह ठोस जमीन पर गिर गया। परिचित हवा उसके नथुनों से होकर उसकी रक्त शिराओं में घुस गई और ज़ेरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वास्तव में घर जैसा कोई स्थान नहीं है। दृश्य को देखने के लिए मुड़ते हुए वह वहां मौजूद भीड़ को देखकर दंग रह गया। लगभग सैकड़ों लोग आसपास थे जो ईआईए में शामिल थे। तुरंत वह अंतिम व्यक्ति के रूप में बाहर निकल गया। सभी की निगाहें तुरंत उस पर टिक गईं क्योंकि 3 ईआईए अधिकारी तुरंत उसकी ओर बढ़े। तुरंत ज़ेरा ने अपने कंधे पर रखी आकृति को जोर से गिरा दिया और वह एक बार सीधा खड़ा हो गया। उसकी छाती फूल गई और फिर उसने गहरा प्रणाम किया। इस युवा ने एक ईआईए अधिकारी को देखा है। तुरंत ज़ेरा के कानों में जोरदार हंसी गूंजी और फिर एक विशाल हथेली ने उसके कंधे पर जोरदार थपकी दी। उठो, तुम जीवित वापस आ गए। तुमने ईआईए को गौरवान्वित किया है, ईआईए की वर्दी पहने हुए उस तगड़े आदमी ने कहा और ज़ेरा के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वह सचमुच जिंदा वापस लौटा। और उस सींग वाली लड़की के साथ क्या हुआ? दूसरे ईआईए अधिकारी, एक दुबले पतले पुरुष ने जमीन पर पड़े ज़ुग्रोव्स की ओर इशारा करते हुए कहा। बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आपको अपडेट करना चाहता हूं, अधिकारियों, लेकिन मुझे डर है कि यह शायद बहुत खुला है, ज़ेरास ने कहा, जगह के चारों ओर देखते हुए उसकी आवाज़ की गति थोड़ी धीमी हो गई। ओह, बिल्कुल, मैं आपकी चिंता समझता हूँ। आइए आपको वापस बेस पर ले चलते हैं, तगड़े आदमी ने कहा जब तीसरा अधिकारी ज़ुग्रोव्स को ले जा रहा था और वे सभी विशाल ईआईए जहाज़ की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन वे सभी तब रुक गए जब बिजली की आंखों वाले लोगों के एक समूह ने उनका रास्ता रोक लिया। उनकी आंखें ज़ेरास को जानलेवा भावों से घूर रही थीं। ईआईए अधिकारियों का सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे डर है कि वह युवा आपके साथ नहीं जा पाएगा। वह हमारे साथ आ रहा है, समूह के सामने अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा। उसकी आवाज़ में बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। जैसे ही वह अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर बढ़ा, उसकी नाक से एक जोरदार खर्राटा निकला। तुम अभी हमारे सामने आए और कहा कि मेरा जूनियर तुम्हारे साथ आएगा, और तुम्हें लगता है कि मैं उसे तुम्हें दे दूंगा। क्यों? क्योंकि तुमने ऐसा कहा, कंजी ने कहा। उसके चारों ओर का माहौल तुरंत बदल गया। तुम्हारे जूनियर ने गंभीर अपराध किए हैं और वह हमारे सेलेस्ट्रिया परिवार के लापता युवा मालिकों के लिए जिम्मेदार है। ओह, ईआईए अधिकारियों ने एक भान उठाई। जैसे ही अधेड़ उम्र का व्यक्ति ज़ेरास की ओर देखने लगा, उसकी आंखों में बिजली चमक रही थी। हमें ये रिपोर्ट अंडरवर्ल्ड परिवार द्वारा दी गई थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने तुम्हें आखिरी बार सेलेस्ट्रिया परिवार के 2 प्रतिभाशाली लोगों के साथ झगड़े में देखा था। मैं अच्छी तरह जानना चाहता हूं कि क्या हुआ और इसके लिए तुम हमारे साथ आओगे। तुम्हारे बेशर्म सेलेस्ट्रिया परिवार के प्रतिभाशाली लोगों ने मुझ पर तब हमला किया जब मैं ईआईए से मेरे द्वारा मंगवाए गए खजाने को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। बिजली का फल, मैंने इसके संरक्षक जानवर से लड़ाई की और गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसे हराने में कामयाब रहा। फिर तुम्हारे युवा स्वामी आखिरी समय में झपट्टा मारकर आए और उसे छीन लिया। लेकिन उन्होंने न केवल फल लिया, बल्कि मुझे मारने की भी कोशिश की। अगर ईआईए द्वारा मुझे दिया गया टेलीपोर्टेशन कार्ड नहीं होता, तो मैं निस्संदेह मर जाता, ज़ेरास ने अपने माथे पर नस फड़कते हुए कहा और उसने अपने दांत भींच लिए। और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने पूरी तरह से बेफिक्र होकर कहा। और फिर मैं अपनी ताकत वापस पाने के लिए छिप गया। तुरंत मैं अपनी पूरी ताकत वापस पा गया। मैं तुरंत उनके पीछे चला गया। तभी सभी 9 परिवार के प्रतिभाशाली लोगों ने हमें एक साथ देखा और मुझे लगता है कि अंडरवर्ल्ड परिवार ने भी देखा। लेकिन क्या? अधेड़ उम्र के आदमी ने झट से कहा। उसकी आंखों से बिजली चमक रही थी। एक अर्ली मेटियोर रैंक स्टेज, 2 पीक मेटियोर रैंक स्टेज और 9 परिवार के प्रतिभाशाली लोगों में से एक को कैसे हरा सकता है? ज़ेरास ने उन्हें घूरते हुए कहा, जैसे कि उनके पास दिमाग ही नहीं है, और उनके चेहरे पर अजीब भाव दिखाई दे रहे थे। और तुम्हारे बेशर्म युवा स्वामी पहले ही मेरे फल खा चुके हैं।
दोनों पीक मेटियोर रैंक स्टेज पर मेरे खिलाफ अर्ली मेटियोर रैंक स्टेज पर। अगर मैं अभी भी यहाँ खड़ा हूँ तो तुम्हें क्या लगता है कि मैंने क्या किया? ज़ेरास ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, क्योंकि वे सभी अचानक अंडरवर्ल्ड परिवार की ओर देखते थे। ओह, क्या यह अंडरवर्ल्ड परिवार था जिसने तुम्हें ये बताया? मुझे पता है क्यों, ज़ेरास ने पूछा, और उसकी आंखों में सेलेस्ट्रिया परिवार के युवा स्वामी की आंखों से भी ज्यादा नफरत चमक उठी। ओह, अंडरवर्ल्ड परिवार के युवा स्वामी ऑड्रे एक नेक्रोमेंसर थे। उसने मुझसे कहा कि वह मुझे मार देगा और मुझे अपनी कठपुतली बना लिया। लेकिन अंत में वह उस विदेशी जाति के हाथों मर गया जिससे हम ट्रेल के अंत में मिले थे। अंडरवर्ल्ड परिवार को उसकी मौत पर गुस्सा आया होगा और वे एक बकरे की तलाश कर रहे होंगे जिस पर वे अपना गुस्सा निकाल सकें, जो उस बकरे से बेहतर है जिसके बारे में सभी को लगता था कि वह मर जाएगा लेकिन बच गया। और आप सरों ने उनके साथ अच्छा खेला है, ज़ेरास ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम एक टुकड़ा हो। इससे पहले कि वह आदमी अपनी बात पूरी कर पाता, हवा तुरंत ठंडी हो गई, क्योंकि एक कसाई चाकू अचानक कंजी के हाथों पर दिखाई दिया, जो अजीब कपड़ों में लिपटा हुआ था, फिर भी एक भयानक आभा बिखेर रहा था जिससे ज़ेरा के बाल उनकी पीठ के अंत में खड़े हो गए। कॉस्मिक रैंक स्टेज विशेषज्ञ, वे वास्तव में एक अलग स्तर पर हैं, ज़ेरास ने आश्चर्य से सोचा। एक ब्लेड मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की नाक पर तान दिया गया था, जबकि कंजी की ठंडी आंखें उसे घूर रही थीं। मैंने पहले ही आपको मेरे जूनियर से सवाल करने की खुली छूट दे दी थी, जैसे कि वह एक अपराधी था। तुमने हमें काफ़ी शर्मिंदा कर दिया है, क्या तुम्हें नहीं लगता? कंजी ने चारों ओर देखते हुए कहा, जबकि वह आदमी भी मुड़ा और सच में पूरे 9 परिवार उन्हें घूर रहे थे। तुमने अपने बेवकूफ़ी भरे सवाल पूछे हैं और अब तुम हमें गाली देना शुरू करना चाहते हो। मुझे यकीन है कि यह काफ़ी दयालु और समझदार रहा है, अब भागो। कंजी के मुंह से हवा की लहर निकली और समूह ने हवाई हमले से बचने के लिए तुरंत एक तरफ गोली चलाई, जिससे बीच में एक खुला प्रवेश द्वार बन गया। तुरंत एक बड़े हाथ ने ज़ेरा को कसकर जकड़ लिया और उसे तुरंत कंजी ने खींच लिया, क्योंकि वह समूह से आगे निकल गया और यह अंतरिक्ष यान की ओर चला गया, जो जल्द ही हवा में उड़ गया और धीरे धीरे दूरी में गायब हो गया। अध्याय 232 ईआईए के उच्च अधिकारियों से मुलाकात। ज़ेरस अंतरिक्ष यान के अंदर चला गया, खुद को एक विशाल सफ़ेद हॉल में पाया। जैसे ही वह अपने सबसे नज़दीकी सीट पर पहुंचा, उसने अपना बट उस पर पटक दिया। उसके सामने 3 अन्य सीटें थीं, जहां 3 ईआईए अधिकारी बैठे हुए और एक जिज्ञासु मुस्कान के साथ उसे देखते हुए देखे जा सकते थे, इससे पहले कि वे सभी अंतिम ईआईए अधिकारी को देखने के लिए मुड़ें। एक ऐसा व्यक्ति जिसने हर समय अपनी आंखें बंद रखी थीं और एक भी शब्द नहीं बोला। हालांकि यह अविश्वसनीय रूप से अजीब था, क्योंकि वह बिना गिरे अकेले चल रहा था। अजीब शब्द अब ज़ेरस के लिए लगभग कोई अर्थ नहीं रखता था, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि जागरूक लोग निश्चित रूप से सामान्य ज्ञान से दूर होते जा रहे थे। आदमी ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं और ज़ेरा के चेहरे पर एक बहुत ही चमकदार सफ़ेद प्रभामंडल दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों के लिए टॉर्च की रोशनी थी, और ज़ेरस को उन आंखों में घूरते हुए नग्नता का एहसास हुआ। सेलेस्ट्रिया परिवार समूह के साथ आपकी बातचीत के दौरान मुझे आपके भाषण में एक भी झूठ नहीं लगा। इसका मतलब है कि आपने जो कहा वह सच था। ज़ेरा ने भौहें उठाईं, उसके चेहरे पर मुस्कान थी, फिर भी उसके सिर के पिछले हिस्से से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। उसे पता था कि सेलेस्ट्रिया परिवार से मिलने के बाद उसने अपने दिमाग में कुछ सरल निर्णय लेकर धोखा खाने से बच गया। बेशक वह अच्छी तरह जानता था कि दोनों भाइयों को मारने के बाद उसे सेलेस्ट्रिया परिवार का सामना करना पड़ेगा, और वह निश्चित रूप से पूरे परिवार का अकेले सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। उसने अपना भाषण सावधानी से तैयार किया था और एक सरल नियम का पालन किया था। ये सवाल पूछने वालों को भी जवाब देने के लिए था, ये कहने के बजाय कि उसने सेलेस्ट्रिया परिवार के युवा आकाओं को नहीं मारा, जिसे यह अधिकारी झूठ के रूप में समझ लेता। उसने उनसे पूछा कि प्रारंभिक उल्का रैंक और 2 शीर्ष उल्का रैंक के बीच कौन जीतेगा। सेलेस्ट्रिया परिवार ने खुद ही सवाल का जवाब दिया। ये वह सरल नियम था जिसका ज़ेरा ने पालन किया, और शुक्र है कि इसने गेंद को वापस उसके पाले में डाल दिया। सेलेस्ट्रिया परिवार अभी भी पूरी तरह से इस पर विश्वास नहीं करेगा और निश्चित रूप से वापस आता रहेगा, लेकिन चूंकि आप जिम्मेदार नहीं हैं, इसलिए आप ईआईए पर भरोसा कर सकते हैं कि वह आपकी रक्षा करेगा। हम बिना किसी कारण के 9 परिवारों को कभी भी हम में से किसी को नहीं सौंपेंगे। जब ज़ेरास ने कृतज्ञतापूर्वक झुककर प्रणाम किया तो कंजी ने कहा, अच्छा, इससे मुझे अपना अगला कदम तय करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। जहां तक आपके द्वारा लाए गए इस एलियन की बात है, उच्च अधिकारियों को इसके बारे में पता चल गया है और वे आपसे इस बारे में बात करना चाहते हैं। वे अभी यहाँ नहीं हैं, इसलिए वे होलोग्राम का उपयोग करके आपसे संवाद करना चाहते हैं। खुद को तैयार रखें, आपको अब कभी भी बुलाया जाएगा, कंजी ने कहा। जैसे ही ज़ेरा का दिल अनजाने में एक बार फिर से धड़कने लगा और उसकी धड़कनें बढ़ने लगीं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने बहुत बढ़िया काम किया है। कंजी की घड़ी के कंपन ने कमरे में मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा तो दुबले पतले आदमी ने कहा, वे यहाँ हैं। उसने जल्दी से अपनी घड़ी पर टैप करते हुए कहा।
तुरंत ही जगह के चारों ओर की लाइट बंद हो गई, जिससे हॉल में घना अंधेरा छा गया। इसके बाद अंधेरे में अजीब नीली रोशनी चमक उठी। कुल मिलाकर 5 बड़े होलोग्राफिक्स हवा में दिखाई दिए। होलोग्राफिक पर 5 की छवि अचानक चमक उठी, जिससे पता चला कि यह 5 लोगों का चेहरा है, जिनसे ज़ेरास अब तीसरी बार मिलने वाला था। ये युवा उच्च अधिकारियों से मिला है। 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 एक ही समय में 4 बार आवाज़ गूंजी, जिसमें ज़ेरास सहित 3 यह अधिकारी तुरंत 5 होलोग्राफिक्स को झुके। उठो। तालमेल में चारों गंभीर भावों के साथ होलोग्राफिक को घूरते हुए खड़े हो गए। उच्च अधिकारियों के लिए एक विशेषज्ञ और यह अधिकारी के बीच कोई अंतर नहीं था। संपर्क में आने पर सभी तुरंत झुकेंगे, जिससे पता चलता है कि कमांडर यह में पूरी तरह से नए स्तर पर हैं। आप तीनों यह अधिकारी। जी सर, आप अभी के लिए हमें छोड़ सकते हैं, कमांडरों में से एक महिला ने कहा, जबकि तीनों यह अधिकारियों ने पीछे मुड़ने से पहले झुककर प्रणाम किया। अब ज़ेरास और 5 यह उच्च अधिकारी अकेले रह गए थे। हम फिर से मिलते हैं, युवा। तीसरी बार हमसे मिलकर तुम्हें सम्मानित महसूस होना चाहिए। कुछ उच्च रैंक वाले यह अधिकारी यह भी नहीं जानते कि हम कैसे दिखते हैं और तुम हमसे 3 बार मिल चुके हो। तुम कह सकते हो कि अब हम सहकर्मी हैं, कमांडर लेविरोन ने कहा और अन्य कमांडर हंस पड़े। ईमानदारी से ज़ेरा के होठों पर भी मुस्कान आने ही वाली थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं की क्योंकि उसने अपना सीधा और अडिग चेहरा बनाए रखा। अगले ही पल वह मुस्कुराया और वह खुद को नरक के राजा के सामने पा सकता था। चलिए, सबसे पहले तुम्हें तुम्हारे सफल अभियान के लिए बधाई देते हैं। तो मिशन कैसा रहा? क्या तुम्हें कुछ कलाकृतियां मिलीं? लाल बालों वाले कमांडर ने, जिसने उसे दंडित किया था, सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा। मुझे कुछ कलाकृतियां नहीं मिलीं, ज़ेरा ने उसकी ओर देखते हुए जवाब दिया। ओह, क्या ये सही नहीं है? मैंने 2 को छोड़कर सभी प्राप्त कर लीं। सच में? कमांडर लेविरोन ने पूछा। उसके चेहरे पर थोड़ा अविश्वास था। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि कुछ खजाने पौराणिक श्रेणी के थे, जिसका मतलब था कि वे मिथकों के अलावा कुछ नहीं थे, और अब उसने कहा कि उसने 2 को छोड़कर सभी प्राप्त कर लिए हैं, जिसका मतलब है कि उसने लगभग 10 पौराणिक श्रेणी की कलाकृतियां प्राप्त की हैं। अपने शब्दों को साबित करने के लिए ज़ेरास ने उसे दिए गए स्टोरेज रिंग पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि मिशन में लिखे गए 30 में से कुल 28 टेबल पर दिखाई दिए। और पहली बार ज़ेरास ने एक ऐसा भाव देखा जो उसने उच्च अधिकारियों के चेहरों पर कभी नहीं देखा था। आश्चर्य, यहाँ तक कि लाल बालों वाले कमांडर की आंखों में भी। उसने अपनी आंखों में अव्यक्त आश्चर्य महसूस किया, क्योंकि वे टेबल पर रखी वस्तु को घूर रहे थे, हर एक को अपने हाथों की तरह अच्छी तरह से जानते थे। ऐसा लगता है कि आप इस अभियान के दौरान काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, कमांडर लेविरोन ने स्वीकृति भरे सिर हिलाते हुए कहा। और आप निश्चिंत हो सकते हैं, आपके काम को शानदार तरीके से पुरस्कृत किया जाएगा। अध्याय 233, ऊर्जा को नियंत्रित करने में असमर्थ। खजाने को उनकी दुर्लभता के स्तर के आधार पर वर्गीकृत किया गया है और इसे सामान्य, दुर्लभ, महाकाव्य, पौराणिक और फिर पौराणिक में विभाजित किया गया है। यह अफवाह थी कि इसके ऊपर एक स्तर था जिसे दिव्य कहा जाता है, लेकिन यह एक अफवाह के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ तक कि पूरी मानव आबादी के पास मौजूद पौराणिक स्तर की कलाकृतियाँ भी एक हाथ की उंगलियों पर गिनी जा सकती हैं। और अभी यह कमांडरों की नज़र में कुल 8 पौराणिक खजाने उनकी आंखों के सामने थे। यह नकली होने का विचार उनके दिमाग में भी नहीं आया, क्योंकि वे जानते थे कि यह असंभव था कि छोटा बच्चा उन्हें बेवकूफ़ बना सके। और युवा व्यक्ति के लिए उनकी पहुंच थोड़ी बदल गई, क्योंकि ज़ेरास ने लाल बालों वाले कमांडर की क्रोधी नज़र को महसूस किया, जो अब उसे उत्सुकता से घूर रहा था। तुमने वास्तव में अच्छा काम किया है। जैसा कि वादा किया गया था, तुम इस ढेर में से कुल 5 खजाने ले सकते हो। तो अपनी पसंद चुनो, महिला कमांडर ने कहा जब ज़ेरास ने ढेर को देखा, जिसमें अजीब किताबें, अयस्क, अजीब फल और जैविक पदार्थ थे। बेशक वह उनके उपयोग और महत्व को अच्छी तरह से जानता था, लेकिन वे उसके लिए कमोबेश बेकार थे। उसे उन सभी की ज़रूरत नहीं थी। अगर वह उन्हें बेचने के लिए रखता भी, तो वह यह बेस में ऐसा कहाँ करता और शायद खुद को अनावश्यक परेशानी में भी डाल लेता। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी रुचि जगाए। वे मेरे लिए बहुत उपयोगी नहीं हैं और मेरे हाथों में केवल बेकार होंगे। मुझे यकीन है कि यह उनसे कुछ बढ़िया बना सकता है। तुमने एक अच्छा निर्णय लिया है, युवा सैनिक। हम तय करेंगे कि तुम्हारे लिए किस प्रकार का पुरस्कार सबसे अच्छा होगा। अब से 3 दिनों में संदेश की उम्मीद करें। खजाने के लिए उन्हें स्थानिक रिंग में पैक करें और कंजी को दे दें। फिर वे सुरक्षित हाथों में होंगे, कमांडर लेविरोन ने कहा। इसके अलावा खजाने की जानकारी तुम्हारे और हमारे बीच रखना बुद्धिमानी होगी। क्या तुम समझे? क्रोधी लाल बालों वाले कमांडर ने भी इनपुट दिया। मैं समझ गया, कमांडरों। अच्छा, अब से 3 दिन बाद अपने इनाम का इंतजार करें। ज़ेरास ने एक गहरा प्रणाम किया, क्योंकि होलोग्राफिक्स गायब हो गए और कमरे में एक बार फिर से रोशनी चमक उठी।
यह अच्छा रहा, जेरास ने बड़बड़ाते हुए कहा। जैसे ही वह सीधा खड़ा हुआ, सभी खजानों को वापस जमा करते हुए पायलट रूम की ओर बढ़ा जहां अधिकारी मौजूद थे। उसने हॉल में वापस जाने से पहले अंगूठी वापस अधिकारी कंजी को सौंप दी। सिस्टम इंटरफेस, जेरास ने आवाज़ लगाई जिससे सूचनाओं की झड़ी लग गई। बधाई हो, खोज पूरी हुई, जादुई अर्चना पुस्तक प्राप्त करें। पुरस्कार जोड़ 700 EXP। बधाई हो, खोज पूरी हुई, कॉस्मिक स्टील लेयर्स प्राप्त करें। पुरस्कार जोड़ 1200 EXP। बधाई हो, खोज पूरी हुई, जीवन को फिर से जीवंत करने वाला शहद प्राप्त करें। पुरस्कार 1200 EXP। बधाई हो, छिपी हुई खोज पूरी हुई, मिशन में बताए गए सभी खजाने प्राप्त करें। पुरस्कार 1 + 2000 XP। 2 जोड़ 2 लेवल अप कार्ड। बधाई हो, खोज पूरी हुई, गार्जियन बीस्ट को हराएं। पुरस्कार 1000 EXP। बधाई हो, मुख्य खोज सेलेस्ट्रिया ब्रदर्स को हराएं। पुरस्कार 1 जोड़ 1500 EXP। 2 जोड़ 1 लेवल अप कार्ड। 3 जोड़ 1 योग्यता उन्नयन कार्ड। बधाई हो, मुख्य खोज पूरी हुई, शिमा को हराएं। पुरस्कार 1 जोड़ 3000 EXP। 2 जोड़ 1 लेवल अप कार्ड। 3 जोड़ 3 योग्यता उन्नयन कार्ड। बधाई हो, आपने आकर्षण की आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है। अपने दुश्मनों की आंखें और अच्छी इच्छाशक्ति जीतें। 1 पुरस्कार आकर्षण अनलॉक। 2 आकर्षण में जोड़ 1 0 अंक। तो आकर्षण के लिए यही आवश्यकता थी। अरे सिस्टम, यह क्या है? जेरास ने अपने चेहरे पर गुस्से से भरे भाव के साथ पूछा। यह आकर्षण की छिपी हुई आवश्यकता है, अपने दुश्मनों को अपना पसंदीदा बनाना, जो आपने ज़ुग्रोफ्स और मानव विनिमय के दौरान किया था। तुम मुझे ये क्यों नहीं बताते और इतने समय से ये सब खत्म कर देते हो? ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट योजक चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। लानत है सिस्टम पर। जेरास असंतुष्ट होकर गुर्राया, लेकिन नोटिफिकेशन देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई। वाह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम उन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे रहे हो। जेरास ने सिस्टम से जोर से कहा। कुल EXP 45101500। लेवल अप कार्ड 4। क्या होस्ट लेवल अप करना चाहता है? हाँ, बधाई हो, होस्ट लेवल अप कर चुका है। जोड़ 5 विशेषता पॉइंट प्राप्त हुए। कुल EXP 30102000। बधाई हो, होस्ट लेवल अप कर चुका है। जोड़ 5 विशेषता पॉइंट प्राप्त हुए। कुल EXP 10102500। क्या होस्ट सभी लेवल अप कार्ड का उपयोग करना चाहता है? हाँ, बधाई हो, होस्ट ने लेवल अप किया है। जोड़ 5 विशेषता पॉइंट प्राप्त किए। बधाई हो, होस्ट ने लेवल अप किया है। जोड़ 5 विशेषता पॉइंट प्राप्त किए। बधाई हो, होस्ट ने लेवल अप किया है। जोड़ 5 विशेषता पॉइंट प्राप्त किए। बधाई हो, होस्ट ने लेवल अप किया है। जोड़ 5 विशेषता पॉइंट प्राप्त किए। बधाई हो, होस्ट ने लेवल अप किया है। जोड़ 5 विशेषता पॉइंट प्राप्त किए। कुल लेवल अप कार्ड 0। कुल विशेषता पॉइंट 90। सिस्टम इंटरफेस। नाम जेरिस सेलेस्ट्रिया। क्लास हाफलिंग। क्लास अथॉरिटी एब्सोल्यूट कैओटिक। लेवल 17। मन कल्टीवेशन स्टेज अर्ली मैट्योर रैंक स्टेज। HP 120/300। XP 10,100/25,000। ऊर्जा 800/800। मन कोर ऊर्जा 120/250। विशेषताएं शक्ति 80। चपलता 60। धारणा 60। बुद्धिमत्ता 40। आकर्षण 10। विशेषता अंक 90। शक्ति में 20 अंक, चपलता में 40 अंक, बुद्धिमत्ता में 10 अंक और आकर्षण में 20 अंक जोड़ें। अंक सफलतापूर्वक जोड़े गए हैं। दर्द की एक कराह उसके होठों से निकली जब जेरा के सिर के अंदर एक हिंसक विशाल झटका लगा, जो उसके माथे से निकलकर उसे कुर्सी से घुटनों के बल पर धकेल दिया। ऊर्जा की एक हिंसक नाड़ी उसके शरीर में बहुत तेजी से दौड़ी और उसे अपने शरीर में ऊर्जा से भरे होने का एक उत्साहपूर्ण एहसास हुआ। उसका मस्तिष्क अचानक बहुत ठंडा हो गया। मुड़ना मुड़ना, ये बार बार हड्डी के टूटने की आवाज़ थी, क्योंकि उसके चेहरे की हड्डियां विकृत हो गई थीं। उनका रूप एक उच्च संस्करण में बदल रहा था। यहाँ तक कि उसके सफ़ेद बाल भी झड़ने लगे। जैसे ही एक और बाल उगे, फिर से गिरने लगे। बैदम्प 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 बैदम्प। उसका दिल उसके अंदर हिंसक रूप से धड़कने लगा, मानो ऊर्जा से भर गया हो। उसकी पसलियों पर दरारें दिखाई देने लगी और खान तुरंत उसके सिर में चिल्लाया। अरे सिस्टम, क्या हो रहा है? ऐसा लगता है कि मेजबान का शरीर अचानक अंक वितरण के लिए बहुत कमज़ोर है और स्तर से आने वाली भारी मात्रा में ऊर्जा के कारण धीरे धीरे टूट रहा है। उसके हाथ स्टील की ज़मीन में धंस गए और गहरी रेखाएं बनाने लगे, जिससे उसके नीचे का फर्श दिखाई देने लगा। अंतहीन बादल दिखाई देने लगे। ऐसा लग रहा था कि वह एक नासमझ जानवर में बदल गया था, क्योंकि जेरास ज़मीन पर रेंग रहा था और उसे चीर रहा था।
जैसे ही अधिकारी कंजी ने हॉल के अंदर अपना ध्यान केंद्रित किया, दरवाज़ा जोर से पटक दिया। आखिरी चीज़ एक अव्यवस्थित ज़ेरास था जो ज़मीन पर बने बड़े छेद से गिर रहा था। ज़ेरास, वह चौंक कर चिल्लाया, तुरंत छेद के सामने आया और उसके पीछे कूद गया। जब अचानक उसे पीछे की ओर उड़ा दिया गया, उसकी पीठ जहाज़ पर जा लगी और उसके नीचे से एक विशाल दहाड़ निकली। दहाड़, एक गगनभेदी दहाड़ ने बादलों के समुद्र को चीर दिया और उसके बाद हवा में एक बहुत बड़ी ऊर्जा फूट पड़ी जिससे हवा में सफ़ेद रेखाएं दिखाई देने लगीं। दहाड़, एक बार फिर एक और जोरदार दहाड़ निकली और अधिकारी कंजी जहाज पर गिर पड़े, जिनकी आंखें चौड़ी हो गईं। ज़ेरास इसे महसूस कर सकता था, वह फट जाएगा। ऊर्जा बहुत ज्यादा थी, उसके अंग धीरे धीरे फट रहे थे और हालांकि वह उतनी ही तेजी से ठीक हो रहा था, लेकिन पुनर्जनन नहीं हो पा रहा था। उसे ऊर्जा को बाहर निकालना था इससे पहले कि वह उसे उड़ा दे। धमाका, जब उसने बहुत तेज मुक्का मारा तो एक बहुत बड़ी शॉकवेव निकली और उसके आसपास की हर चीज को उड़ाते हुए आकाश में ऊर्जा का विस्फोट हुआ। और ज़ेरास ने तेजी से मुक्का मारते हुए दहाड़ लगाए। सिस्टम 3 बार पुनर्जनन को स्तर ऊपर करो, ज़ेरास अपने सिर में चिल्लाया। बधाई हो, पुनर्जनन का स्तर बढ़ गया है। उसके अंदर से हर हड्डी से गुजरने वाली विशाल ऊर्जा फूट पड़ी, क्योंकि ज़ेरास को लगा कि पूरी दुनिया लगभग रुक गई है और उसका शरीर फट रहा है। लेकिन उसके बढ़े हुए पुनर्जनन के साथ वे तुरंत बंद होने लगे, ठीक उसी तरह जैसे पुनर्जनन और विनाश अंततः एक साथ मिल गए और वह हवा से लंगड़ाते हुए नीचे 500 मीटर के विशाल पहाड़ पर जोर से गिरा। उसका शरीर पूरी तरह से फट गया और धीरे धीरे पूरी दुनिया अंधकार में चली गई। ढहते पहाड़ के सामने एक आकृति आई। जैसे ही वह धीरे धीरे जमीन पर उतरा, तुरंत वह ढहते पहाड़ के सामने प्रकट हुआ। जितनी जल्दी हो सके चट्टानों को दूर फेंक दिया। अंदर एक आकृति की तस्वीर दिखाई देती है। कंजी ने तुरंत आखिरी चट्टान को दूर फेंक दिया और जल्दी से नीचे की आकृति को उठा लिया। ज़ेरास, वह पूरी तरह से नग्न था और अपना चेहरा घुमाते हुए कंजी उस युवक को देखकर अवाक रह गया, क्योंकि अनजाने में उसके होठों से शब्द निकल गए, बहुत बहुत सुंदर। लेकिन जिस चीज़ ने उसका ध्यान और भी अधिक खींचा वह था उसके माथे के बीच में एक अजीब सा काला पत्थर, जो काली रेखाएं फैला रहा था और उसके पूरे शरीर पर और भी टैटू थे। पत्थर को देखते ही वह अनजाने में अपनी सबसे तेज गति से पीछे की ओर झटका। उसके माथे पर पसीना आने के साथ ही उसका दिल डर से जोर से धड़क रहा था। क्या है? जल्दी से वह अपने आप को संभालते हुए ज़ेरास के सामने आया और उसके माथे को ध्यान से देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। ये चला गया। ज़ेरा के शरीर को देखते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। सारे टैटू अचानक गायब हो गए और उसकी क्रिस्टल क्लियर सफ़ेद त्वचा रह गई। ऐसा लग रहा था कि उसने जो पहले देखा था वह सिर्फ एक मृग तृष्णा थी। मुझे पता है कि मैंने क्या देखा। अध्याय 234, घर वापस। बीप बीप बीप, मॉनिटर की बीप की आवाज़। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलीं और मेडिकल रूम में नीले रंग की रोशनी चमक उठी। जैसे ही वह सीधा बैठा, एक इंसान पलक झपकाने से भी तेज। मैं कहाँ हूँ? ज़ेरास ने जोर से सोचा। उसके सिर में थोड़ी घबराहट महसूस हो रही थी, क्योंकि वह धीरे धीरे अपने आखिरी दृश्य की यादों को याद कर रहा था। चिंता मत करो, तुम अच्छे हाथों में हो। यह आवाज़ उसे सुनाई दी, एक महिला प्रशिक्षक की, जो EIA वर्दी पहने हुए थी। ओह! अचानक वह झुकी। उसका चेहरा उसके चेहरे से 1 सेंटीमीटर दूर था और उसने उसे एक गहरी जांच करने वाली नज़र से देखा, खासकर उसके माथे को पीछे की ओर कदम बढ़ाने से पहले। तुम EIA प्रशिक्षण बेस में वापस आ गए हो और यह अस्पताल है। ओह! आखिरकार घर वापस आ गया, ज़ेरास ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके हाथ अजीब रस्सियों की ओर बढ़ रहे थे जो उसे बिस्तर पर कसकर पकड़े हुए थे। ऐसा कहा गया कि आपके वापस आते समय कुछ छोटी दुर्घटना हुई थी। आपने अपने शरीर से बहुत अधिक ऊर्जा छोड़ी, विमान के स्टील को चीरते हुए और 500 मीटर ऊंचे पहाड़ से टकराते हुए, और अजीब तरह से बच गए। लेडी लक मेरे परिवार की कोई पूर्व सदस्य रही होगी, है ना? ज़ेरास ने अपनी बांह पर बंधी पट्टी खोलते हुए थोड़ा सा हंसते हुए कहा। यह भी बताया गया कि आपके माथे पर एक अजीब शैतानी दिखने वाला पत्थर था, जिसने आपके पूरे शरीर पर काले टैटू फैला दिए थे। क्या आप उस असामान्यता का कारण बताना चाहेंगे? उसने पूछा। उसकी नज़र उस पर और भी गहरी हो गई। मेरे माथे पर एक पत्थर। मेरा मतलब अपमानजनक नहीं है, लेकिन क्या यह अस्पताल नहीं है? अगर मेरे माथे पर कोई अजीब पत्थर होता तो मुझे लगता है कि यह की प्रतिष्ठा के कारण आपको तुरंत पता चल जाता, है ना? खान ने सोफिया के चेहरे पर गर्व का भाव लाते हुए पूछा। शायद कंजी फिर से नशे में हो गया, उसने खुद से सोचा। उसे अभी भी उस मोटे आदमी की भयावह अभिव्यक्ति याद आ रही थी, जिसे लगता था कि उसने भूत देख लिया है। आखिरकार जब तुम अंदर आए तो तुम अजीब तरह से पिघल रहे थे, ज़ेरास ने भौहें उठाते हुए पूछा। हाँ, जैसे सांप अपनी त्वचा उतार रहा हो। तुम्हारा शरीर भी अपनी त्वचा उतार रहा था। तुम्हारा पूरा शरीर सफ़ेद हो गया और तुम, ओह, ज़्यादा सुंदर हो गए। ओह, ये सही नहीं है।
जेरास ने उसे आंख मारते हुए कहा। उसका चेहरा गुलाबी हो गया, फिर वह जल्दी से अपने होश में आई। आखिरकार तुम इतनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा क्यों विकीर्ण करती हो और अंतरिक्ष यान में छेद क्यों करती हो? मैंने अपनी साधना तकनीक में एक छोटी सी गलती की और अपने शरीर की क्षमता से ज्यादा मान को अवशोषित कर लिया, जिससे मैं उस पर नियंत्रण खो बैठा और यह गड़बड़ा गया। विस्फोट से बचने के लिए मुझे ऊर्जा छोड़नी पड़ी। यह एक बहुत ही अराजक क्षण था। तुम समझ रही हो कि मेरा क्या मतलब है न? जेरास ने खड़े होकर पूछा, अपने होठों को अपने शरीर पर नर्म नीली शर्ट और पतलून पर दबाते हुए। बिल्कुल वैसा नहीं जैसा उसने यहाँ पहना था। डॉक्टर, मेरी EIA वर्दी का क्या हुआ? जेरास ने महिला की ओर देखते हुए अपने चेहरे पर एक संदिग्ध भाव के साथ कहा। मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रही हो। आखिरकार तुम यहाँ नंगी ही आई हो। क्या बात है? जेरास चौंक कर उछल पड़ा। उसने अपने हाथों को अपनी जांघों पर रखा और महिला को घृणा भरी नजरों से देखा। छी, मुझे मत बताओ कि उसने सब कुछ देखा, जिसमें मेरा डिंग डोंग भी शामिल है। जेरास ने अपने दांत पीसते हुए कहा और वह भागते हुए दरवाजे की ओर चला गया। उसका सिर लाल हो गया। इसके अलावा तुम्हें बेहोश हुए 3 दिन हो गए हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम पूरी तरह से ठीक महसूस कर रही हो? चिंता मत करो डॉक्टर, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आपकी बेहतरीन देखभाल के लिए धन्यवाद, जेरास ने आखिरी शब्दों पर जोर देते हुए कहा। मुझे धन्यवाद मत दो, मैं बस अपना काम कर रही हूँ, सोफिया ने जवाब दिया जब उसने देखा कि लड़का उसे नफरत भरी नज़र से देख रहा था और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। छी, कितनी बेशर्मनाज है, जेरास ने जोर से सोचा और फिर अपनी भौहें ऊपर उठाईं क्योंकि उसने देखा कि उसके बगल में बेंच पर 3 लोग सो रहे थे। वे कोई और नहीं बल्कि क्विन, वोनेक और ट्राइटन थे। वे वहाँ क्या कर रहे हैं? जेरास ने उनकी ओर बढ़ने से पहले सोचा और क्विन के पैरों में एक जोरदार लात मारी। तुम अंधे कचरे के टुकड़े हो, तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी है। जेरास, क्विन ने पूछा, जबकि जेरास ने उसे एक उभरी हुई भान के साथ देखा। बेवकूफ़, तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी है, उसने बेरहमी से मजाक किया क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके कंधे पर एक हाथ कसकर जकड़ा हुआ है। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। हमने तुम्हारे लौटने के लिए पहले से ही एक बड़ा लंच तैयार कर रखा था, लेकिन सुनने में आया कि तुम्हारे रास्ते में एक दुर्घटना हो गई है और तुम अब अस्पताल में हो। ओह, जेरास ने अपने दिल को पिघलते हुए महसूस करते हुए खुद से सोचा। ओह, मुझे लगा कि तुम्हारी किंवदंतियों का यही अंत होगा, वोनेक ने कहा, जैसे ही जेरा का चेहरा उतर गया और उसने अपनी नज़रें सफ़ेद बालों वाले एलियन की ओर घुमाईं। अरे ट्राइटन, तुम कैसे हो? साफ तौर पर तुमसे बेहतर हो, युवा एल्वियन ने जवाब दिया। उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी। वैसे भी तुम्हारी आंखों में क्या खराबी है? वे चमकती हुई लग रही थीं। जेरास ने ट्राइटन की आंखों को देखते हुए कहा, जिसमें एक अजीब बिंदु था जो बहुत सी रोशनी से चमक रहा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेटियोर रैंक स्टेज पर मेरी सफलता के कारण है, ट्राइटन ने जवाब दिया, जिससे जेरास को थोड़ा झटका लगा। वाह, ये बढ़िया है। और तुम्हारे सुंदर चेहरे में क्या है? क्या तुम्हारा मिशन प्लास्टिक सर्जरी या किसी और चीज़ से जुड़ा है? तुम एक पेशेवर वेश्या की तरह दिखती हो, ट्राइटन ने हंसते हुए कहा। ये सच था। अभी उसके सामने जो जेरास था, वह शैतानी रूप से सुंदर था। वह अब तक मिले सबसे सुंदर इंसानों में से एक था। मैं भी मेटियोर रैंक स्टेज पर पहुंच गया। लगता है कि हम सभी अभी एक ही पायदान पर हैं, जेरास ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसे बस इतना ही मिला कि ट्राइटन और वोनेक उसे अजीब तरह से देख रहे थे। क्या क्विन पहले ही पीक मेटियोर रैंक स्टेज में पहुंच चुका है? क्या बकवास है। जेरास ने उसकी ओर देखा जो अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपने सिर के पीछे खुजला रहा था। अर्ली मेटियोर रैंक से पीक मेटियोर रैंक तक की सफलता 1 हफ्ते से भी कम समय में। राक्षस, बिल्कुल राक्षस, जेरास ने जोर से कहा। उसकी आंखों में शुद्ध सदमा था। मुझे यकीन है कि हम बाद में अपनी बातचीत अच्छी तरह से कर सकते हैं, लेकिन इस जगह से मौत की बदबू आती है। आपको भी आराम करने की ज़रूरत है, जेरास, ट्राइटन ने कहा क्योंकि जेरास ने महसूस किया कि वह उस क्षेत्र में थोड़ा असहज दिख रहा था। वह मौत की आभा को सूंघ सकता है। कितना अजीब है, उसने खुद से सोचा क्योंकि 4 लोगों का छोटा समूह एक दूसरे को अस्पताल से दूर खींच रहा था। वह वापस आ गया है, मेरे भगवान। आवाज़ 4 लोगों के समूह से लगभग 10 मीटर दूर बैठे एक युवक की थी जिसने अपनी कलाई पर लगी घड़ी में बात की। अच्छा, अब योजना शुरू हो सकती है। अध्याय 235, पूरी तरह से क्रोधित। जीरा की आंखों के सामने परिचित दरवाज़ा दिखाई दिया जैसे ही उसके हाथ घुंडी की ओर बढ़े। हालांकि छूने पर यह ठंडा था, लेकिन जेरास के लिए यह अविश्वसनीय रूप से गर्म था क्योंकि उसने कमरे में प्रवेश करने से पहले इसे धीरे से खोला। यह उतना ही सुंदर था जितना उसने इसे छोड़ा था। सब कुछ अपनी सही जगह पर था जिससे उसके सोफे पर मुस्कान आ गई। आह, नमस्ते मेरे सुंदर सोफे। नमस्ते टेबल। नमस्ते अलमारी। नमस्ते VR सेट। और मेरे सबसे अच्छे दोस्त को नमस्ते बिस्तर। मुझे तुम सब की याद आए।
जेरास ने अपने दोस्त की बाहों में कूदते हुए लगभग आंसू बहाते हुए कहा। यह अविश्वसनीय रूप से नर्म था और जब वह इस पर सोता था तो उसकी हड्डियां आराम की आवाज़ करती थीं। अभियान के दौरान वह हमेशा कठोर दांतेदार जमीन पर ही सोता था और वह ठीक से सो भी नहीं पाता था, उसे यह सुनिश्चित करना पड़ता था कि उसकी एक आंख खुली रहे। लेकिन अब यह अविश्वसनीय रूप से नर्म था और उसे आराम और सुरक्षा की भावना मिली जो उसे यकीन था कि पृथ्वी पर कोई भी जगह उसे प्रदान नहीं कर सकती थी। लगभग 10 मिनट तक डूबने के बाद जेरस आखिरकार बैठ गया क्योंकि उसकी आंखें ठंडी हो गई थीं। अरे सिस्टम, क्या तुम समझा सकते हो कि तुमने तब कैसे मरने की कोशिश की थी? जेरस ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए पूछा। जैसा कि पहले बताया गया था, ऐसा लगता है कि मेजबान का शरीर अचानक अंक वितरण के लिए बहुत कमज़ोर है और स्तर ऊपर से आने वाली भारी मात्रा में ऊर्जा के कारण धीरे धीरे टूट रहा है और इस बारे में कोई पूर्व सूचना क्यों नहीं दी गई? मैं लगभग मर गया, खून से लथपथ हो गया। जेरस ने अपने माथे पर उभरी हुई नस से चीखकर कहा। अगर वह पागलपन के उस पल में अंतरिक्ष यान से बाहर नहीं कूदता और अपने मुंह से ऊर्जा को बाहर निकालने की कोशिश करते हुए जितना हो सके उतनी तेजी से मुक्का मारकर हवा में ऊर्जा नहीं छोड़ता तो वह निश्चित रूप से फट जाता। और सिस्टम ने उसे इससे पहले कोई सूचना नहीं दी, जैसे कि वह उसे मरवाना चाहता था। और साथ ही, तुम्हारा क्या मतलब है कि मेरे वर्तमान शरीर के लिए अंक वितरण बहुत अधिक है? सीए, तुम जो भी इसका मतलब समझाओ। होस्ट ने पहले जो अधिकतम अंक वितरित किए थे वे 30 थे। फिर होस्ट ने 90 वितरित किए, इसलिए नहीं कि वह अपनी पिछली लड़ाई के कारण सबसे कमज़ोर था। साथ ही एक महत्वपूर्ण सुराग छोड़ा गया था। जैसे जैसे आप उच्चतर स्तर पर पहुंचते हैं आप अपने आंकड़ों में अंक निर्धारित करते हैं। प्रत्येक पिछले से थोड़ा अधिक दर्दनाक था। पहली बार आप कुछ भी महसूस नहीं कर सकते थे, फिर आपको अपने शरीर के माध्यम से एक गर्म वस्तु बहती हुई महसूस हुई और फिर आपका मस्तिष्क एक पल के लिए जम गया। इससे होस्ट को पता चल जाना चाहिए था कि यह धीरे धीरे अधिक से अधिक खतरनाक होता जाएगा। मेरी बुद्धिमत्ता में इतना सुधार करने के बाद तुम मुझे बता रहे हो कि अभी भी कुछ ऐसा है जो मैंने नहीं समझा। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तुम्हें ये याद रखना चाहिए, हम एक साथ बंधे हुए हैं। अगर मैं मर जाता हूं तो तुम मेरे साथ आओगे, इसलिए अगली बार किसी भी खतरे के बारे में मुझे सूचित करना बेहतर होगा, समझे? जेरास ने अपना विजय कार्ड आगे बढ़ाते हुए चिल्लाया। सिस्टम की गणना के अनुसार अगर होस्ट को 90 के बजाय 100 अंक दिए जाते तो वह एक स्टार की तरह उड़ जाता। क्या बकवास है, और अगर होस्ट उड़ जाता तो भी होस्ट ही मरता। सिस्टम बस सबसे करीबी प्राणी की तलाश करेगा जिसके साथ वह जुड़ सके। हालांकि इसके लिए उसे फिर से शुरुआत करनी होगी और आपके जैसे अनुकूलता वाले दूसरे होस्ट को खोजने में कई युग लग सकते हैं। सिस्टम निश्चित रूप से होस्ट के साथ नहीं मरेगा। अरे सिस्टम को धिक्कार है, तुम मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो और फिर मुझे फेंक देना चाहते हो। जेरास ने बिस्तर पर वापस पटकते हुए निराशा से सोचा। भले ही तुम मेरी मौत की कामना करो, लेकिन अंत में तुम निराश होगे। जेरास ने अच्छी नींद के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचा कि अचानक उसकी आंखें सिकुड़ गईं। कमरे में कुछ अजीब था। उसे एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी, एक ऐसी अनुभूति जिसके प्रति वह अविश्वसनीय रूप से संवेदनशील था। कोई उसे देख रहा था। फिर भी कमरे में चारों ओर देखने पर कुछ भी नहीं था, कुछ भी गलत जगह पर नहीं था। तो फिर उसे यह एहसास कैसे हो रहा था? अराजकता की आंखों को सक्रिय करें। तुरंत ही पूरा वातावरण बदल गया क्योंकि पूरा क्षेत्र अविश्वसनीय रूप से सावधान हो गया। धूल और मन दिन की तरह साफ हो गए और जेरास उनमें से प्रत्येक को स्टार सिक्कों की तरह गिन सकता था। तुरंत उसने कमरे के चारों ओर देखा और जल्द ही पता लगा लिया कि वह क्या ढूंढ रहा था। ये दीवार के शीर्ष पर और छत के करीब 5 लैंप बोतलों में से एक के अंदर रखा एक अजीब कार्ड था। आगे बढ़ते हुए जेरास ने कांच के आवरण को हटा दिया क्योंकि उसने वही कार्ड देखा। उसकी आंखें बहुत ही समान थीं क्योंकि उसे यह अविश्वसनीय रूप से समान लगा। तुरंत उसने अपने हाथों को बगल में फैलाया, अपने हाथों पर अजीब काले टैटू को देखा जो कार्ड पर मौजूद टैटू जैसा ही था। उन बेवकूफ़ों ने मेरे कमरे में एक रूनिक कैमरा लगाने की भी हिम्मत की। जेरा के सिर से 4 बड़ी नसें निकल आईं क्योंकि उसने कार्ड पर एक जोरदार मुक्का मारा। बूम! पूरी जगह एक भयानक विस्फोट हुआ जिसने उसके आसपास की हर चीज को उड़ा दिया, जबकि जेरास खुद तुरंत पीछे की ओर उड़ गया और उसका शरीर दीवार में धंस गया। छी! माथे पर भयानक नसों के साथ वह दीवार से बाहर निकल आया और गुस्से में अपने दांतों को कसकर भींच लिया। बूम! दरवाजे पर एक जोरदार लात मारी गई जिससे दरवाज़ा अपने टिका से अलग हो गया और जेरा की आंखें कमरे में इधर उधर घूम गईं और वह अपने लिविंग रूम की टेबल के ठीक नीचे देख रहा था। एक झटके से टेबल हवा में उछल गई और वही कार्ड सामने आ गया। बूम! कार्ड पर एक जोरदार मुक्का मारा गया और एक और विनाशकारी विस्फोट ने पूरी जगह को हिला दिया क्योंकि जेरास तुरंत उड़ गया और एक बार फिर दीवार में धंस गया। छी! उन्होंने न केवल कैमरे लगाए बल्कि उनमें मिडिल मेटियोर रैंक स्टेज पर हमला भी किया। वे कितने दयालु हैं, जेरास ने अपने मैना कल्टीवेशन रूम का दरवाज़ा खोलते हुए कहा।
शीर्ष पर मैना जनरेटर के अलावा इसे भी चतुराई से अंदर छिपाया गया था। जैसे ही हमला हुआ, जेरास ने कार्ड पर जोरदार मुक्का मारा और उसे नीचे के पूल में पटक दिया, जिससे जमीन पर 1 मीटर गहरा गड्ढा बन गया। अपने चारों ओर तरल मैना को महसूस करते हुए ठंड ने उसके सिर को ठंडा कर दिया। मेरी अनुमति के बिना मेरे कमरे में 3 रूनिक कैमरे छोड़ दिए और उसमें एक ऐसा हमला भी किया जो निश्चित रूप से मुझे हड्डियों और गोरों में बदल देता अगर मैं एक नियमित उल्का रैंक चरण होता। उन्होंने न केवल मेरी गोपनीयता का हनन किया, बल्कि मुझे मारने की भी कोशिश की। हा 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 हा। आप सभी चिंता न करें, मैं इस उपहार को 1000 गुना वापस करना सुनिश्चित करूंगा। अध्याय 236, समूह के साथ बैठक। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जेरास के मुंह से ये शब्द निकले जब उसने अनौपचारिक ईआईए सदस्यों को अपने हाथों में अलग अलग सफाई के यांत्रिक उपकरण लेकर अपने कमरे से बाहर जाते देखा। ये वे लोग थे जिन्होंने कमरे में उसके द्वारा किए गए नुकसान और विनाश की देखभाल करने में उसकी मदद की, और यह उससे भी कहीं ज्यादा सस्ता था जितना उसने सोचा था, सिर्फ 40 पॉइंट। तुरंत वह अपने कमरे में दाखिल हुआ और उसने जगह के चारों ओर देखा। कुछ सेकंड पहले की गई गहन सफाई से सफ़ेद चमक रहा था। अराजकता की सक्रिय आंखें। उसकी आंखें जगह के चारों ओर देखती रहीं, किसी भी चीज़ को जगह से बाहर देखने के लिए छानबीन करती रहीं, लेकिन वास्तव में कोई भी चीज़ जगह से बाहर नहीं थी, जिससे उसे राहत की सांस मिली। थके हुए से छत पर अपना बट पटकते हुए जेरास ने सफ़ेद छत की ओर देखा। उसकी स्थिर आंखों में सैकड़ों विचार चमक रहे थे। उसे याद आ रहा था, ये छात्रावास के कमरे की घटना के बाद की बात है। दुनिया के सामने अपनी ताकत दिखाने के बाद तब से ही उसकी निजता भंग हो गई और उसे किसी बेवकूफ़ पंथ में शामिल होने के लिए कहा गया। यही वह जगह थी जहां उसे खुद में एक ट्रैकर मिला और ऐसा लग रहा था कि उसके मना करने से वे और भी ज्यादा पागल हो गए, यहां तक कि उसके कमरे में कैमरे लगा दिए गए ताकि उसकी सारी हरकतें कैद हो जाएं। छी, क्या परेशानी है, जेरास ने जोर से सोचा। ऐश ने अपने बालों को रगड़ा, ये जानते हुए कि कुछ लोगों की उसके छात्रावास के कमरे में पहुंच थी। वह वहां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। कुछ भी हो सकता था और जब भी वह गहरी नींद में होगा तो उसकी गर्दन पर ब्लेड भी रखा जा सकता था। ड्रिंग ड्रिंग। जब जेरास ने उसे देखने के लिए मुड़कर देखा तो उसकी घड़ी अचानक जोर से हिलने लगी। प्रशिक्षक मोनिका, एक्सेल स्पेस लैब में आइए। प्रशिक्षक मोनिका, वाकई बहुत समय हो गया है, जेरास ने जोर से कहा। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई और वह जहां बैठा था वहां से उठ खड़ा हुआ और उसकी पुकार सुनने का फैसला किया। अंतरआयामी युद्ध हॉल के बड़े दरवाजे हल्के से हिले जब एक हाथ ने उसे धीरे से खोला। बड़े हॉल में प्रवेश करने वाला कोई और नहीं बल्कि जेरास था, जिसकी निगाहें उस जगह को स्कैन कर रही थीं, लेकिन अंदर कोई मौजूद नहीं था। तुरंत वह टेलीपोर्टेशन रूम की ओर बढ़ गया क्योंकि वह परिचित विशाल पोर्टल पर खड़ा था। उसकी आकृति हरी रोशनी में गायब हो गई। दस्तक दस्तक दस्तक। दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई, जिसके शीर्ष पर एक्सेल स्पेस लैब का प्रतीक लिखा था। अंदर आओ। और तुरंत दरवाजा धीरे से खुला, एक पैर उसमें से अंदर घुसा। जेरा की नज़र में 5 लोगों का पूरा समूह था। उसके चेहरे पर अनजाने में एक मुस्कान आ गई। सभी को नमस्ते। तुरंत जगह के चारों ओर की हवा में सरसराहट हुई क्योंकि जेरास ने महसूस किया कि अगले ही सेकंड में ऑरलिया अपनी सीट से गायब हो गई। उसका पूरा शरीर एक नर्म सीने में घसीटा गया और निचोड़ के कारण दर्द की दुनिया ने उसके पूरे शरीर पर हमला कर दिया, इससे पहले कि वह सोच पाता कि क्या हो रहा है। जेरास, तुम वापस आ गए। ऑरलिया की तीखी खुशी जेरा के कानों में गूंजी, जिसकी आंखें लगभग उसकी आंखों से बाहर निकल रही थीं। क्रैंक क्रैंक। कमरे में गूंजते हुए हड्डियों के धीरे धीरे चरम पर धकेले जाने की आवाज़ ऑरलिया को एक दबी हुई आवाज़ के रूप में सुनाई दी। तुम मेरा गला घोंट रही हो। अरे ऑरलिया, उसे छोड़ दो, तुम उसे खुद ही मार डालोगी। एनालिस की हमेशा की तरह उदासीन आवाज़ तब गूंजी जब ऑरलिया आखिरकार वर्तमान में वापस आ गई, जेरास को अपनी पकड़ से मुक्त करते हुए। थप थप। यह एक पूरी बोरी के ज़मीन पर गिरने की आवाज़ थी। जब जेरास अपनी पीठ के बल गिरा, उसके माथे से पसीना टपक रहा था। आह 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 आह। जेरास ने जोर से सांस छोड़ी और सांस अंदर ली। जैसे ही उसे लगा कि उसके शरीर में कुछ ऊर्जा वापस आ गई है, फिर वह धीरे धीरे चारों पैरों पर खड़ा हुआ और टेबल की ओर रेंगने लगा। काफ़ी संघर्ष के बाद वह आखिरकार अपने पैरों पर खड़ा हुआ और टेबल पर ठीक से बैठ गया। सभी को नमस्ते। उम्मीद है कि आप सभी को आपकी बहुत याद नहीं आती होगी। वास्तव में मुझे आपकी याद नहीं आती, आवाज़ गूंजी, लेकिन यह एक ही समय में 2 लोगों की थी। एक बेपरवाह एनालिस की और दूसरी एवन की। तुम जब आसपास होते हो तो सिर में दर्द होता है, इसलिए मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी याद नहीं आई, एनालिस ने कहा और उसने अपने मुंह से गम की एक और बड़ी गेंद को बाहर निकाला, फिर उसे जोर से फोड़ दिया। जेरास को पहले से ही उसके सभी नखरों की आदत थी। अगर वह उसके बारे में एक बात जानता है तो वह है उसकी बेपरवाह क्षमता, लेकिन वह ये भी अच्छी तरह जानता था कि यह अंत में सिर्फ दिखावा हो सकता है। उस चिपचिपे एलियन की ओर मुड़ते हुए, जिसके चेहरे पर कुछ खोने का भाव था, वह कभी कभी जेरास को घूरता था।
हम्फ, तुम्हें लगा कि मैंने इसका इस्तेमाल किया है? जेरास ने अचानक धातु के अंडे के आकार की वस्तु को बाहर निकालते हुए पूछा। तुरंत यह उसके हाथों से झटक दिया गया क्योंकि उस जगह पर चुंबन की आवाज़ गूंजी। कोई और नहीं बल्कि एगॉन था, जो बार बार धातु के अंडे के आकार की वस्तु को गले लगा रहा था। जेरास अच्छी तरह से जानता था एगॉन अपनी चीज़ों के बारे में बहुत खास था और उसने वास्तव में उसे वह अंडा पूरी तरह से नहीं दिया था, इसलिए उसने इसे अच्छी तरह से रखना सुनिश्चित किया। इसके अलावा उसने वास्तव में ऐसी किसी स्थिति का सामना नहीं किया जहां एक पत्थर का अंडा उसे बचा सकता था। मिनटों तक चुंबन करने के बाद एगॉन आखिरकार रुक गया क्योंकि अचानक उसकी अभिव्यक्ति अजीब हो गई। तुमसे ये वापस पाकर मैं खुद को ठगा हुआ महसूस क्यों कर रहा हूँ? ऐसा इसलिए क्योंकि तुम, मोरा ने कहा और समूह जोर से हंसने लगा। ठीक है, ठीक है, ये लो, एगॉन ने जेरा के हाथों को पकड़कर उन्हें उसके अंदर ठूंसते हुए कहा। बस इतना सुनिश्चित करो कि जब यह आखिरकार खुलेगा तो मुझे दिखाओ, एगॉन ने जेरास की ओर एक विनती भरी नज़र से देखते हुए कहा, जिसने गंभीरता से सिर हिलाया। खोलो, क्या यह अंडा है? जेरास ने समूह की ओर मुड़ते हुए पूछा, जिनके चेहरों पर पूरी तरह से बेखबर भाव थे। ठीक है, तुम जानते हो, चिपचिपा एलियन एक अजीब प्राणी है। यहाँ तक कि मैं भी कभी ऐसी वस्तु के संपर्क में नहीं आया हूँ। औरलिया ने अंडे को एक अजीब नज़र से देखने के लिए मुड़ते हुए कहा और फिर उसे अनदेखा कर दिया। वे उन सैकड़ों अजीब वस्तुओं से अच्छी तरह वाकिफ थे जो चिपचिपे एलियन के पास थीं। उनमें से ज़्यादातर वास्तव में कुछ भी नहीं हैं। हमें खुशी है कि तुम वापस आ गए जेरास, और जब मोनिका ने हमें बताया कि तुम वापस आ गए हो और जल्द ही आओगे, तो हमने तुम्हारे लिए यह बड़ा लंच तैयार किया। धन्यवाद। अध्याय 237, ईआई में परिवर्तन। धन्यवाद, जेरास ने पहले प्रशंसापूर्वक उत्तर दिया। गड़गड़ाहट की आवाज़ किसी और से नहीं बल्कि उसके पेट से निकली, क्योंकि उसका सिर टमाटर की तरह लाल हो गया था। तुमने निश्चित रूप से अभियान के दौरान पूरे कुएं में कुछ नहीं खाया, है न? प्रशिक्षक मोनिका ने उसे ऊपर की भौहों से देखते हुए पूछा। तो फिर तुम किसका इंतजार कर रहे हो? खाओ बच्चे। अवन की आवाज़ गूंजी जैसे ही जेरास ने तुरंत अपना चम्मच भोजन की विशाल प्लेट में डाला। उसने हमेशा की तरह देखा कि प्रशिक्षक मोनिका ने ज़्यादा नहीं खाया, और यही बात समूह के लिए भी कही जा सकती है, सिवाय एनेलिस के, जिसका च्यूइंग गम के बाद दूसरा सबसे अच्छा खाना था। लेकिन वह भी जल्द ही खाना छोड़ गई, और भोजन की एक प्लेट छोड़ गई जिसे खत्म करने में पूरे नश्वर परिवार को 3 दिन लग जाते। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसके पेट में एक कुआं खोद दिया गया हो, क्योंकि वह एक भालू की तरह बहुत ज़्यादा खा रहा था, यहाँ तक कि उसने प्लेटों को चाटना भी शुरू कर दिया था, इससे पहले कि उसे लगे कि वह आखिरकार तृप्त हो गया है। पूरा काम करने के बाद जेरास को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई, जो उसके पेट पर उसकी पतलून के कसने के कारण हुई थी। तुरंत उसने अपनी बेल्ट बांधी, उसे थोड़ा एडजस्ट किया और फिर खड़ा हुआ और बड़ी ट्रे लेकर संगठन में मौजूद डाइनिंग एरिया की ओर बढ़ गया। वाह, तुम वापस आ गए, जेरास। जेरास के संगठन के डाइनिंग रूम में प्रवेश करते ही उसके कानों में एक हैरान करने वाली आवाज़ गूंजी। लगभग 65 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति उसे एक अविश्वसनीय रूप से चमकदार मुस्कान दे रहा था। वह संगठन के लिए खाना पकाने वाला और जेरा का सबसे अच्छा दोस्त था। क्योंकि वह बहुत अच्छा खाना बनाता है। हाँ, किम। जब मैंने उस चिपचिपे एगॉन को इतना बड़ा ढेर मांगते हुए देखा, मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है। बस मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह वास्तव में तुम हो। बहुत समय हो गया, आप कैसे हैं? अब कभी ठीक नहीं होगा, जिम। जेरस ने अपने हाथ धोने से पहले जगह जगह बर्तनों को देखते हुए एक चमकदार मुस्कान के साथ उत्तर दिया। यही कारण था कि जिम उसे इतना प्यार करते थे। जब भी जेरस प्लेट लाता था तो वह हमेशा उन्हें खुद ही साफ करना पसंद करता था और कभी भी बूढ़े आदमी से सफाई करवाने के लिए सहमत नहीं होता था, भले ही वह उसका काम था। जेरस को अपनी गंदगी खुद ही साफ करना पसंद था, और अगर वह अच्छे मूड में होता तो वह बाहर जाने से पहले सभी गंदे बर्तन साफ करने में उसकी मदद कर सकता था। अपने हाथ धोकर और उन्हें सावधानी से सुखाकर जेरस सूखे बर्तनों को देखने के लिए मुड़ा और उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन किसी गंदे को सुंदर बनाना हमेशा उसके चेहरे पर मुस्कान लाता था। बहुत बहुत धन्यवाद जेरस। बेहतर होगा कि तुम जल्दी करो और उस उग्र लड़की को जवाब दो, इससे पहले कि वह तुम्हें टुकड़ों में काट डाले। जिम ने खुद से हंसते हुए कहा, क्योंकि जेरा का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया और फिर वह भाग गया। उसने एक बार देखा था कि एनालिस के उग्र शब्दों से वह लगभग कुचला जा रहा था, और उसके लिए ये सब्जियों को टुकड़ों में काटने से भी बदतर था। वापस प्रयोगशाला में पहुंचकर वह देख सकता था कि यह खाली था। रात हो चुकी थी, इसलिए समूह पहले ही सो चुका था, हालांकि उसे 100% यकीन था कि उनमें से कोई भी सो नहीं रहा था। वह प्रयोगशाला में अपने कमरे में भी चला गया। अंदर जाने से पहले उसने 2 बार दस्तक दी, क्योंकि उसे पहले से ही अंदर किसी की मौजूदगी का एहसास था। खनक, दरवाज़ा खोला और जैसे ही उसे एहसास हुआ,
प्रशिक्षक मोनिका सोफे पर लेटी हुई थी। उसके हाथों में एक किताब थी जिसे उसने उसके आने के दौरान बंद कर दिया और उसे एक गहरी नज़र से देखा। उल्का रैंक चरण तक पहुंचने पर बधाई, उसने अचानक कहा और ज़ेरा के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी, इससे पहले कि वह सतह पर चला जाता। और तुम्हारे शरीर में क्या है? तुम स्त्री बन रही हो, उसने अचानक कहा और ज़ेरा के सिर से एक नस निकल गई। रुको, अरे सिस्टम, तुमने मेरे शरीर के साथ क्या किया? ज़ेरास ने मन ही मन पूछा। लगभग हर कोई उसके अजीबोगरीब सुंदर होने के बारे में बात कर रहा था। उसने सोचा था कि लेडी डॉक्टर और उसके दोस्त उसके साथ मजाक कर रहे थे, लेकिन अब ये बिल्कुल भी मजाक नहीं लग रहा था क्योंकि उसने इंस्ट्रक्टर मोनिका की भौं को ऊपर उठाते हुए देखा। जाओ और अपना आईना देखो, आलसी बम, छी, लानत है सिस्टम पर। ग्रोथ, तुम्हें पता है, ज़ेरास ने कहा और एक किताब उठाई, हालांकि उसने इसे पहले भी पढ़ा था, और सोफे पर बैठने के लिए मुड़ गया। ऐसा लगता है कि तुम सच में अभियान से बच गए हो। तुम सच में नरक से गुजरे हो और वापस आए हो, प्रशिक्षक मोनिका ने कहा। उसकी हमेशा की तरह गंभीर अभिव्यक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही थी क्योंकि उसने एक हल्की सी मुस्कुराहट जारी की। वास्तव में यह उतना कठिन नहीं था जितना सभी ने इसे बताया था। ओह सच में? हाँ, 9 परिवार के प्रतिभाशाली लोग वास्तव में बहुत प्यारे हैं। वे बहुत भोले और बहुत घमंडी हैं। हालांकि उनकी ताकत वास्तव में अकाट्य है। मैं उनमें से अधिकांश से बचने में सक्षम था और यहाँ तक कि उल्का रैंक चरण तक भी जल्दी पहुँच गया। वे मेरी एक बचत कृपा थी, ज़ेरास ने उसके चेहरे पर एक जिज्ञासु भाव लाते हुए उत्तर दिया। क्या? ज़ेरास ने उसकी जिज्ञासु नज़र को देखते हुए पूछा क्योंकि उसने महसूस किया कि वह लगभग 10 सेकंड तक उसे घूर रही थी और वह उसकी क्रिस्टल स्पष्ट बैंगनी आंखों में अनन्य को महसूस कर सकता था। बहुत कुछ है जो आपको पकड़ना है। पिछले कुछ हफ्तों में EIA में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। ओह, मुझे इसके बारे में बताओ, ज़ेरास ने कहा, उसकी आंखों में जिज्ञासा चमक रही थी। ऐसा कहा जाता है कि EIA प्रशिक्षण बेस में अजीबोगरीब प्राणियों की मौजूदगी रही है। अजीब प्राणी, तुम्हारा क्या मतलब है? ज़ेरास ने भौहें चढ़ाकर पूछा। ऐसा कहा जाता है कि EIA प्रशिक्षण बेस से अजीबोगरीब जानकारी गुजर रही थी जिसमें अज्ञात संदिग्ध थे। उनके असली इरादे और उद्देश्य को चतुराई से छिपाया गया है। अगर EIA में अजीबोगरीब प्राणी होते तो मुझे यकीन है कि EIA ने उन्हें खोज निकाला होता और उनके उंगली उठाने से पहले ही उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया होता। उनकी मौजूदगी का मतलब ये होना चाहिए कि EIA ने उन्हें रहने की अनुमति दी है। ज़ेरास ने प्रशिक्षक मोनिका से सिर हिलाते हुए कहा। आप सही कह रहे हैं। उन्होंने जो किया वह EIA की गोपनीयता का उल्लंघन है। लेकिन EIA ने अपनी गोपनीयता का उल्लंघन होने दिया। क्यों? ज़ेरास ने भौहें चढ़ाकर पूछा। उसे पहले से ही पता था कि किसी के द्वारा उसके अस्तित्व में घुसपैठ करने पर कैसा महसूस होता है और वह अच्छी तरह जानता था कि उसे ऐसी चीज़ों से कितनी नफरत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उल्लंघन के कारण नए कैडेट्स की ताकतें तेज़ी से बढ़ रही हैं। EIA के जन्म के बाद से पहले कभी दर्ज नहीं किए गए स्तर पर। क्या? अध्याय 238, गया से मुलाकात 1। EIA ने अपनी निजता भंग होने दी क्योंकि आक्रमणकारियों की मौजूदगी से नए कैडेटों की शक्ति में वृद्धि हुई। यह एक स्वस्थ आक्रमण था। इसके अलावा आक्रमणकारी अपने काम के बारे में बहुत शांत थे और अब तक कभी नहीं दिखे। उनका एकमात्र अस्तित्व समूह की शक्ति में वृद्धि थी। यही कारण है कि EIA ने उन्हें पकड़ने की जहमत नहीं उठाई और उन्हें अनदेखा कर दिया। मुझे समझ में नहीं आता कि वे छात्रों की शक्ति कैसे बढ़ा पाते हैं। यही विसंगति है, प्रशिक्षक मोनिका ने कहा। उनकी आंखों में एक हल्की जिज्ञासा चमक रही थी लेकिन जल्द ही गायब हो गई। और ज़ेरास ने यह पूछने की जहमत नहीं उठाई कि छात्रों की शक्ति इतनी तेजी से कैसे बढ़ रही थी। अपने दाहिने हाथ के पिछले हिस्से को अपने चेहरे पर उठाते हुए, हालांकि टैटू स्पष्ट नहीं था, वह इसके अस्तित्व को महसूस कर सकता था। प्रशिक्षक मोनिका, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ओह, वह क्या है? प्रशिक्षक मोनिका ने भौहें उठाईं। क्या कार्ड में कुछ भरा जा सकता है? जैसे कि एक साधारण कार्ड में हमला या दृष्टि? ज़ेरास ने अपने चेहरे पर उलझन भरे भाव के साथ पूछा और ऐसा इसलिए था क्योंकि वह वास्तव में उलझन में था। एक साधारण कार्ड को कैमरे की तरह काम करते हुए देखना और साथ ही मिडिल मेटियोर रैंक स्टेज पर हमले से भरा हुआ देखना, इसने उसकी जिज्ञासा को बहुत बढ़ा दिया। एक कार्ड कागज़ से बनी वस्तु से अलग नहीं है। जब इस पर रन अंकित होते हैं तो ये सब बदल जाता है। रन, हाँ, रन। जैसे तकनीक इंसानों के लिए है, वैसे ही रन भी असीम ब्रह्मांड में प्राचीन जातियों के समान हैं। बेशक सभी जातियां तकनीक का उपयोग नहीं करती हैं, इसलिए वे रन से काम चला लेती हैं। हजारों रन हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी कार्यक्षमता है। कुछ हल्के रन हैं जो बल्ब की जगह काम करते हैं, कुछ मानव संचार उपकरण की जगह ध्वनि संचारित करते हैं। इस तरह के हजारों रन हैं और प्रत्येक की अपनी कार्यक्षमता है। जहां तक हमले से भरे रन की बात है, ये निश्चित रूप से एक उच्च श्रेणी का रून है जो विभिन्न ग्रेड के रूनों में दुर्लभ है। ऐसा रून केवल एक शक्तिशाली रनस्मिथ द्वारा ही बनाया जा सकता है।
लेकिन रूल अब पुराने हो गए हैं और जातियां अब तकनीक पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही हैं, प्रशिक्षक मोनिका ने अपनी पुस्तक को एक तरफ लहराते हुए विस्तार से समझाया। जेरास ने समझदारी से सिर हिलाया, उसकी आंखों में चमक आ गई। इंटरडायमेंशनल कॉम्बैट डिपार्टमेंट में नए कैडेट अभी भी बेहतर पैंतरेबाजी करने वाले स्पेसशिप पर काम कर रहे हैं, जो निस्संदेह आपके लिए बेकार है। आमतौर पर आप जैसे विशेषज्ञ रैंक हमेशा अपनी रैंकिंग में तेजी से सुधार करने और एलीट रैंकिंग में ऊपर आने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि आपको वर्तमान में यही करना चाहिए, लेकिन एक बार जब आपके पास समय हो तो आप लैब में आ सकते हैं और समूह से एक दो चीज़ें सीख सकते हैं। मैं आऊँगा, जेरास ने पुष्टि की और कमरे में सन्नाटा छा गया। 2 घंटे बाद जेरास ने आखिरकार अपने हाथों में किताब पढ़ना समाप्त कर दिया और उसे वापस शेल्फ पर रख दिया। मैं कल मिलने आऊँगा, प्रशिक्षक मोनिका, जेरास ने कहा और उसने सिर हिलाया। जेरास पीछे मुड़ा और बाहर निकल गया। कुछ सेकंड बाद प्रशिक्षक मोनिका ने पुस्तक को अपने हाथों में पकड़ रखा था, उसके चेहरे पर गंभीर भाव के साथ उसकी सामग्री को पचा रहा था। तभी अचानक उसने पुस्तक को अपनी गोद में रख लिया। बाहर निकलते समय उसकी आंखें सिकुड़ गईं, तभी अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह वास्तव में मजबूत और परिपक्व हो गया है। अगर उसने छोटी सी झड़प के लिए मेरी मदद मांगी होती तो ये बहुत बचकाना होता, उसने जोर से कहा। उसके होठों पर एक चंचल मुस्कान थी। चलो देखते हैं कि वह इसे कैसे संभालता है, उसने खुद से कहा। सोफे पर चीख से लेटते हुए उसने पुस्तक पढ़ना जारी रखा। हालांकि वह वर्तमान में क्या सोच रही थी, यह अज्ञात था। खान एक्सेल स्पेस लैब से बाहर निकल गया और संगठन से बाहर निकल गया, क्योंकि वही आए प्रशिक्षण बेस में वापस आ गया था। जोर से सांस छोड़ते हुए वह अपने अगले कदम के बारे में सोचने लगा। वह अपनी साधना अवस्था के कारण सेलेस्ट्रिया परिवार पर अपना अगला हमला जल्द ही शुरू नहीं कर सकता था। वह शेष छात्रों से ऊपर होने के कारण नियमित कक्षा में उपस्थित नहीं हो सकता था। अभी उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प स्थिर रहने के बजाय किसी अन्य मिशन पर जाना था। लेकिन ऐसा करना असंभव था, क्योंकि उसका घर सुरक्षित नहीं था। ऐसा कोई रास्ता नहीं था। वह ये जानते हुए भी मन की शांति के साथ जा सकता था कि उसका घर एक अज्ञात समूह का निवास स्थान था। कौन जानता था कि मिशन से वापस आने के बाद कमरे में उसका सामना किससे होगा। और यही के उच्च अधिकारियों ने अभी तक उसके पुरस्कार नहीं भेजे हैं, जबकि अब 3 दिन हो चुके हैं। मैं अपने अगले कदम पर निर्णय लेने से पहले पुरस्कारों की प्रतीक्षा करूंगा, जेरास ने खुद से सोचा। जैसे ही उसकी आंखें चमक उठीं और वह एक विशेष दिशा की ओर बढ़ गया, जो उसके छात्रावास के कमरे के ठीक सामने थी। वह प्रशिक्षण हॉल में जा रहा था और जांच कर रहा था कि क्या गया अभी भी वहां है। ईआईए प्रशिक्षण बेस से नीचे जाते हुए अभी भी कुछ छात्र 2-3 के समूह में इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन जेरास ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और खुद भी ज्यादा आकर्षित नहीं हुआ। ये तब तक था जब तक अचानक उसकी गर्दन के पीछे के सारे बाल खड़े नहीं हो गए। यह उसके शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी जब कोई उसे देखता था। लेकिन जेरास पीछे नहीं मुड़ा और वह आगे बढ़ता रहा जैसे कि उसे कुछ भी महसूस न हो। प्रशिक्षण संरचना उसकी नज़र में दिखाई दे रही थी। बड़ी संरचना में प्रवेश करते हुए ये वैसा ही था जैसा उसने पिछली बार देखा था। विशाल और उजाड़ हॉल से गुजरते हुए वह उस जगह की ओर बढ़ा जहां लिखा था कॉम्बैट रूम। उसकी आंखें दीवार से झांकी, एक हरे बालों वाली आकृति को देखा जो वर्तमान में मिडिल मेटियोर रैंक स्टेज के आसपास लगभग 3 रोबोटों से घिरी हुई थी। जैसा कि उम्मीद थी, जेरास ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, और वह और भी मजबूत हो गई है। मैं उसे एक अच्छा सरप्राइज दूंगा। बैंग बैंग बूम, एक विनाशकारी विस्फोट ने पूरे छोटे कमरे को हिला दिया। जहां एक हरे बालों वाली महिला को देखा जा सकता था, उसके हाथों में एक बड़ा हरा धनुष था, जबकि उसके हाथों में कुल 5 तीर दिखाई दिए, जिन्हें उसने कमरे में रोबोटों पर तेजी से फेंका। उछाल बैंग। अध्याय 239 गया से मुलाकात 2। वह वहीं पर स्थिर रही जबकि 3 मध्य उल्का रैंक स्टेज उसकी ओर दौड़े। उड़ान उड़ान उड़ान। ऐसा लग रहा था कि गया से बनने वाले तीरों की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि जब भी वह अपने धनुष पर टैप करती थी तो कुल 5 तीर रहस्यमय तरीके से उसके हाथों में दिखाई देते थे, तुरंत गति में आगे बढ़ते थे, और जब रोबोट उन्हें चकमा देते थे तो जमीन पर लेटने के बजाय वे तुरंत अपनी दिशा बदल देते थे और सभी दिशाओं से रोबोट पर हमला करते थे। तीर अथक थे और रोबोट के साथ हर टक्कर उन्हें 2 कदम पीछे ले जाती थी, जिससे तीर के सिर के पीछे की मन उड़ाने वाली ताकत का पता चलता था। धमाका। गया ने अचानक अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया, क्योंकि उसके हाथों में आधा मीटर ऊंचा एक बहुत बड़ा विशालकाय तीर दिखाई दिया। उसने तुरंत इसे धनुष पर रखा और डोरी को चोटी तक खींचा। उसके चेहरे पर पसीना था और फिर उसने अचानक धनुष छोड़ा। बूम। तीर के धनुष से निकलते ही लगातार झटके महसूस हुए और रोबोट के सिर के सामने आ गया। कबूम। जैसे ही तीर रोबोट के सिर से टकराया, उसका सिर फट गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, साथ ही जगह जगह धातु की वस्तुएं बिखर गईं। जब गया ने अपना दाहिना हाथ फिर से ऊपर उठाया तो अंतरिक्ष में हलचल मच गई। उसके हाथ में एक और बड़ा तीर दिखाई दिया, इससे पहले कि वह फिर से तीर चलाती।
कबूम! तीर के सीधे आखिरी रोबोट की छाती पर लगने से पूरे स्थान में एक और विनाशकारी विस्फोट हुआ, जिससे वह टुकड़े टुकड़े हो गया। जब आखिरी रोबोट अपनी पूरी गति से उसकी ओर बढ़ा तो धातु की वस्तुएं बरसने लगी, लेकिन सामान्य तीरों ने उसे बार बार पीछे धकेल दिया, जो चारों ओर से उस पर हमला कर रहे थे। इससे पहले कबूम! एक और विनाशकारी विस्फोट हुआ जब रोबोट धातुओं की बौछार में फट गया। उसके होठों से नमी भरी सफ़ेद हवा बह रही थी, उसके होठों के किनारे पसीने की एक बूंद लुढ़क रही थी जब वह जमीन पर पड़ी धातु की वस्तुओं की बौछार को देख रही थी। भले ही उसके जैसे नए कैडेट के लिए 3 मिडिल मेटियोर रैंक स्टेज रोबोट को आसानी से संभालना एक बहुत ही सराहनीय कार्य था, लेकिन उसकी आंखों में गर्व का कोई संकेत नहीं था और थोड़ी निराशा भी थी। ताली, ताली, ताली! जब गया ने अपना सिर पीछे की ओर झटका तो ताली की आवाज़ गूंज उठी। एक तीर तेजी से उस ओर जा रहा था जहां से आवाज़ आ रही थी। पीछे मुड़कर देखने पर उसने एक जाना पहचाना चेहरा देखा जो पहले से थोड़ा अजीब लग रहा था, और उसकी 2 उंगलियां इस समय उसके तीर को कसकर पकड़ रही थीं, उसके माथे से सिर्फ 1 इंच की दूरी पर। तुरंत ही उसके होठों पर एक छोटा सा फंदा दिखाई दिया, क्योंकि उसने उसके हाथों में मौजूद विशेष तीर पर ध्यान केंद्रित किया और उसे बलपूर्वक आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन जल्द ही उसने चौंककर अपनी आंखें खोली क्योंकि उसका तीर से संपर्क टूट गया था। वह उसे हिला नहीं पा रही थी क्योंकि उस पर उसका मनछाप मिट गया था। ये वास्तव में अविश्वसनीय था। अकेले ही 3 मध्य उल्का रैंक चरणों का ख्याल रखना, और इतनी जल्दी मध्य उल्का रैंक चरण तक पहुंचने के लिए बधाई, ज़ेरास ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि उसने अपने हाथों से तीर छोड़ा और गया ने उसे एक बार फिर से उससे जुड़ते हुए पाया। उन्हें ज़ेरास के चारों ओर हवा में उछालते हुए, उसे सभी स्थितियों से रोकते हुए। बस कुछ ऐसा है जिस पर आपको काम करना है, खान ने असंतोष में अपनी जीभ चटकाते हुए कहा। ओह, और वह क्या है? गया ने उसके शब्दों पर विश्वास न करते हुए पूछा। वर्तमान में उससे कमज़ोर किसी व्यक्ति की बात पर विश्वास करना अजीब होगा। आपकी धारणा थोड़ी कमज़ोर है। आप चीज़ों को बहुत देर से समझ पाते हैं, खासकर जब आप लड़ाई में होते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आप लड़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये समझ में आता है क्योंकि आप एक युद्ध प्रशिक्षण कक्ष में हैं और आपका प्रतिद्वंद्वी आपकी आंखों के ठीक सामने है। लेकिन एक वास्तविकता की लड़ाई में अगर कोई आप पर छिपकर हमला करने का फैसला करता है तो आप पलक झपकते ही मर जाएंगे, ज़ेरास ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि उसने गया की आंखों में चमकती चौंका देने वाली चमक देखी। शायद उसे कभी इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन यह वैसा ही था जैसा ज़ेरास ने बताया था। उसे ये भी एहसास नहीं हुआ कि वह कमरे में घुस रहा है, हालांकि वह चुपके से अंदर भी नहीं घुस रहा था। ऐसी बात असली लड़ाई में उसकी मौत का कारण बन सकती थी। अगर ज़ेरास उसे गंभीर रूप से घायल करना चाहता तो ये सांस लेने से भी आसान होता। बेशक कोई प्रशिक्षण कक्ष को दोष दे सकता है, लेकिन अगर आप मर चुके हैं तो इसकी परवाह कौन करेगा? ये सच लगता है, व्याख्याता गया ने मुस्कुराते हुए कहा। आप मेरी बहुत चापलूसी करती हैं मेरी महिला, लेकिन अगर आप मुझे प्रशिक्षक होने की बात करती हैं तो मेरे पास अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आपकी लड़ाई में थोड़ी शौकिया लगीं, ज़ेरास ने थोड़ा हंसते हुए कहा, जबकि गया की आंखें खतरनाक रूप से सिकुड़ गईं। और वे क्या हैं? गया ने भौहें उठाकर पूछा। किसी के प्रतिद्वंद्वी के माथे पर एक स्पर्श लड़ाई में मौत के सबसे करीब की चीज़ हो सकती है। क्या तुम सहमत हो मेरे शिष्य? ये वाकई बहुत खतरनाक है, गया ने जोर से सोचा। लड़ाई में अपने प्रतिद्वंद्वी के माथे को छूना बहुत खतरनाक होता है क्योंकि एक ही शक्तिशाली हमले से प्रतिद्वंद्वी का सिर गलकर चूर हो सकता है। तो मैं तुम्हें तुम्हारा दोष दिखाने के लिए एक सरल चुनौती का उपयोग करूंगा, ज़ेरास ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा। नियम बहुत सरल हैं, तुम्हें बस मुझे अपना माथा छूने से रोकना है, ज़ेरास ने कहा, जिस पर गया ने एक भौं उठाई। उसे अपने माथे को छूने से रोकने के लिए यह एक बहुत ही सरल चुनौती थी। वास्तव में क्या यह एक चुनौती थी? लेकिन उसकी चंचल मुस्कान को देखकर उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। ठीक है, मुझे कुछ सेकंड दो मेरे शिष्य, मुझे अपनी हड्डियों को गर्म करने दो, ज़ेरास ने कहा और अपने हाथ और पैर फैलाए और अपनी गर्दन और कंधों को मोड़ा। अब हम शुरू कर सकते हैं। तुम्हारी पहली गलती, तुम बहुत अच्छे हो। क्या? गया ने भौहें चढ़ाकर पूछा। तुमने मुझे खुद को तैयार करने के लिए 20 सेकंड दिए। क्या तुम मूर्ख हो? तुम क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, एक निष्पक्ष लड़ाई? ज़ेरास ने उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान के साथ उससे पूछा, जबकि गया की आंखें सिकुड़ गईं और उसने ज़ेरा के पैरों के नीचे देखा। उसकी आंखें अपनी पूरी सीमा तक चौड़ी हो गईं। उड़ना! तुरंत तीर ज़ेरास की ओर आगे बढ़ा और वह तेजी से पीछे हट गई। अपने प्रतिद्वंद्वी को तैयार होने के लिए खाली समय देना, यह एक लड़ाई में आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। ये शब्द उसके कानों से कुछ मीटर की दूरी पर गूंजे। अध्याय 240, तुम मुझे मजाक की तरह लगते हो। उसके होठों से एक झटका निकला जब उसने अपने सामने खड़े युवक को ऐसे देखा जैसे कि वह टेलीपोर्ट हो गया हो।
उसके हाथ धीरे धीरे आगे बढ़े, उसकी एक उंगली उसके माथे के करीब पहुंची और फिर उसने मुड़कर एक ऐसा कदम उठाया जिससे उसकी आंखें चौंककर चौड़ी हो गईं। कुछ सेकंड पहले। मुझे कुछ सेकंड दीजिए, मुझे तैयार होने दीजिए, ज़ेरास ने अपने शरीर को गर्म करते हुए जोर से कहा। फिर भी उसकी मुस्कान के नीचे उसके पैरों से हल्की धड़कनें धीरे धीरे निकल रही थीं। एक गोलाकार हवा की लहर धीरे धीरे बह रही थी क्योंकि उसके पैर की मांसपेशियां तनी हुई थीं और नसें धीरे धीरे उनके ऊपर दिखाई दे रही थीं। अपना सिर उठाते हुए उसने शौकिया तौर पर एक दुष्ट मुस्कान बिखेरी जो अभी भी उसके खत्म होने का इंतजार कर रहा था। बेशक ज़ेरास अच्छी तरह से जानता था कि उसके चारों ओर लगे तीरों ने उसके भागने के रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया था। घेरे को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका था कि वह जितनी तेजी से आगे बढ़ सकती थी उससे ज़्यादा तेजी से आगे बढ़े। कौन सोच सकता था कि उसने उसे समय भी दिया होगा। काबूम! जब वह गायब हुआ तो उसके पैरों के नीचे एक मकड़ी के जाले के आकार की दरारें दिखाई दीं। ज़ेरा की उंगली तेजी से आगे बढ़ी, उसकी उंगली के चारों ओर एक गोलाकार लहर बनी हुई थी क्योंकि वह तेजी से गया के माथे की ओर बढ़ रही थी। आह, कितनी भोली! यही उसके विचार थे जब अचानक उसने उसे ऊपर की ओर कूदते हुए देखा। जमीन पर क्षैतिज रूप से लेटा हुआ उसका चेहरा उसकी उंगली पर आराम करने से 1 इंच दूर था। उसने इसे चकमा दिया। यह असंभव है। धमाका! जब वह आखिरी सेकंड में हवा में कूदी तो उसके पैरों के नीचे की हवा में हल्की सरसराहट हुई। धीरे धीरे जमीन पर उतरने से पहले कुछ बार लुढ़की। धीरे धीरे ज़ेरास सीधा खड़ा हो गया। जैसे ही वह खड़ा हुआ, गया को देखने के लिए पीछे मुड़ा जो अपने तीरों से घिरी हुई थी। तुम्हारी प्रतिक्रिया की गति काफ़ी है। उसने अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ तारीफ की। अपने प्रतिद्वंद्वी को कभी भी तैयारी करने का समय न दे। ओह, मैं इसे ध्यान में रखूंगा, गया ने कहा। उसके सफ़ेद बाल हरे रंग की रोशनी से जगमगा उठे जैसे ही उसके हाथों में विशाल धनुष दिखाई दिया। उसका सिर थोड़ा झुका जैसे उसके हाथों से प्रकाश की एक हरी लहर निकली। वही विशाल तीर जो उसने रोबोट को मारने के लिए इस्तेमाल किया था फिर से दिखाई दिया। अराजकता की आंखों को सक्रिय करें। तुरंत हवा में उसके चारों ओर लटके उसके सभी तीर तेजी से बाहर की ओर बढ़े। हवा में सैकड़ों गोलाकार लहरें बनाते हुए वे ज़ेरास के सामने तुरंत दिखाई दिए, जिसकी बाईं आंख में अचानक एक अजीब सा काला छेद हो गया। सबक नंबर 2, एक अज्ञात दुश्मन पर एक ही चाल का 2 बार इस्तेमाल न करें। यह मक्खन में चाकू घोंपने जैसा था जब एक शरीर हवा को हवा से अलग कर रहा था। ज़ेरास को समय पूरी तरह से धीमा लगता हुआ सैकड़ों छवियां दिखाई दीं। उसकी ओर बढ़ते हुए तीर बहुत धीमे थे, इतने धीमे कि उसे जम्हाई लेने जैसा महसूस हुआ। तो यह मेरी गति को 100 तक बढ़ाने का परिणाम है। कितना दिलचस्प है। और तुरंत ही वह आगे बढ़ा, अपना सिर 1 इंच झुकाया, अपने हाथों को 1 इंच ऊपर उठाया, अपना दाहिना पैर उठाया, अपना सिर आगे की ओर खींचा। ये रस्सियों के बीच चलने के खेल जैसा था जिस पर खड़े होने पर अलार्म बजता था, सिवाय इसके कि यह अभी भी रस्सियां नहीं थीं बल्कि ध्वनि की गति से चलने वाले तीर थे। और उन छोटी छोटी हरकतों से ज़ेरास ने सभी तीरों को पूरी तरह से बचा लिया और उनके घेरे से बाहर निकल गया। कबूम! आलम तीर तुरंत दीवार पर जोर से टकराए जिससे उस जगह पर धूल का एक मशरूम उड़ गया। गया की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसका दिमाग लगभग ये समझने में विफल हो गया कि अभी क्या हुआ है। उसने देखा कि सैकड़ों ज़ेरा अचानक प्रकट हुए। डॉपलगैंगर, उसने सोचा, लेकिन तुरंत ही इस विचार को दूर कर दिया। नहीं, यह नहीं है, यह गति है। बूम! धूल के कण धीरे धीरे जम गए और उसकी आंखों के ठीक सामने उसका आकार प्रमुख हो गया। जब उसने उसे अपनी वर्दी पर लगी धूल को झाड़ते हुए देखा, वह पूरी तरह से सुरक्षित है। यह असंभव है। तुम्हें पता है कि तुम्हारे तीर बहुत तेज हैं, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा पूर्वानुमानित हो। मुझे अच्छी तरह पता था कि तुम आगे क्या करने वाले हो और मैंने तुरंत प्रतिक्रिया दी इससे पहले कि तुम कोई चाल चल पाओ। यही होता है कि तुम फिर से वही चाल चलते हो। ये तुम्हें पूर्वानुमानित बनाता है, ज़ेरास ने कहा। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी क्योंकि वह उसे चौंकते हुए देख रहा था। ये वैसा ही था जैसा उसने कहा था। जैसे ही उसने उसे अपना विशाल तीर निकालते देखा, वह पहले से ही जानता था कि वह उसे छोटे तीरों से फंसाने की कोशिश करेगी। इसलिए वह तुरंत ही आइज ऑफ कैश को सक्रिय करने में सक्षम था और उन छोटे तीरों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करता था, साथ ही चकमा देने की तैयारी भी करता था। वह अपने प्रतिद्वंद्वी के चाल छोड़ने से पहले ही 2 चाल आगे निकल चुका था। भले ही तुमने इसकी भविष्यवाणी की हो, मेरे तीर मैक 1 से थोड़ी अधिक गति से चलते हैं। प्रारंभिक उल्का रैंक चरण के लिए मैक 1 से अधिक गति से चलना असंभव होना चाहिए, गया ने उत्तर दिया। उसका चेहरा संदेह से घिरा हुआ था। आप इस दुनिया में एकमात्र असामान्यता नहीं हैं, मेरी महिला। मैक 1, क्या आप चाहते हैं कि मैं हंसूं? ज़ेरास ने भौहें उठाते हुए पूछा। वह अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसने डैश को सक्रिय किया तो वह मैक 3 पर नहीं चल सकता था, और वह तब था जब वह पीक स्टार रैंक चरण में था। अब जब वह उल्का रैंक चरण में था और अपनी प्राकृतिक गति को उन्नत करने के बाद, केवल शैतान ही जानता है कि अगर वह डैश को सक्रिय करता है तो वह कितनी तेजी से आगे बढ़ सकता है।
हर बार जब मैं तुमसे मिला, तुम हमेशा अपनी वृद्धि से मुझे आश्चर्यचकित करने में कामयाब रहे हो, ज़ेरास। मैंने तुम्हें अपनी साधना यात्रा शुरू करते देखा। जब मैं मध्य सितारा रैंक चरण में था तब तुम एक साधारण नश्वर थे, और तुम अचानक इतनी तेजी से सुधार कर गए। अब मैं मध्य उल्का पर हूँ और तुम प्रारंभिक उल्का रैंक चरण में हो। तुम मेरी सारी मेहनत को मजाक बना देते हो। तुम सालों की मेहनत और लगातार साधना को पार्लर की चाल की तरह बना देते हो, और तुम बिल्कुल भी किसी लक्ष्य को पाने वाले नहीं लगते। तुम मूर्ख और बेवकूफ़ की तरह व्यवहार करते हो और कभी किसी बात को गंभीरता से नहीं लेते। तुम बहुत ढीले हो। तुम जैसा कोई इतनी जल्दी कैसे आगे बढ़ सकता है? तुम क्या छिपा रहे हो, ज़ेरास? हाँ, ज़ेरास ने अपनी भौं उठाई और उसकी बाईं आंख बार बार फड़कने लगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उसे इस तरह से देख रही होगी। अभी भी मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, भले ही मैं तुमसे स्पष्ट रूप से अधिक शक्तिशाली हूँ। ज़ेरास, मैं तुम्हारी पूर्ण सीमा का पता लगाना चाहता हूँ।